वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। जहां देवभूमि में फुल एक्शन में सीएम धामी। ऊर्जा विभाग की बैठक में दिखा सीएम का कड़ा तेवर। अस्थायी व्यवस्थाओं को लेकर के जताई कड़ी नाराजगी। बिजली संकट पर विभाग के बैकअप प्लान पर सीएम हुए नाराज। सीएम धामी का विभागीय अधिकारियों को निर्देश, 24 घंटे में समाधान के साथ आने के लिए कहा। सीएम ने मुख्य सचिव को भी दिए सख्त दिशा निर्देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए बिजली की अव्यवस्था को लेकर के पहले से ही सीएम द्वारा हालांकि निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में बिजली की समस्याएं देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से न केवल ग्रामीण इलाके बल्कि शहरी इलाके भी इससे जूझ रहे थे। और खासकर की उद्योग फैक्ट्रीज जो हैं वो इसमें सबसे ज्यादा जूझते नजर आ रहे थे, जहां 4-4, 5-5 घंटे तक बिजली एक बार में चली जाती, जिसके बाद काफी सारे काम जो है वो ठप पड़ जाते, जिस पर सीएम धामी ने पहले भी कहा था कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाया जाएगा। उसके बाद इस बैठक में सीएम धामी काफी नाराज नजर आए, क्योंकि उसको बिजली को लेकर के कोई बैकअप प्लान नहीं था, जिसके बाद सीएम धामी का ये कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। विभागीय अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक हुआ। 24 घंटे में समाधान की बात यहां पर की गई है। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं आपको बता दें, फुल एक्शन में सीएम धामी इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बिजली की समस्या को लेकर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसके बैकअप प्लान को लेकर के और इस अव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उसको सही करने के लिए पहले से एक प्लान तैयार कर लिया जाए, जिसको लेकर के अब सीएम धामी यहां पर सभी को निर्देश दे चुके हैं। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, इस बैठक में और क्या कुछ फैसले हुए हैं, और ये जो बिजली की अव्यवस्था को लेकर के बात कही जा रही है, उस पर अब जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से काम करते नजर आ रहे हैं? तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ये बैठक सचिवालय में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की हुई है। खास तौर पे देखें, जो ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे की जो कटौती है वो बिजली की हुई है। ऐसे में तमाम जो संगठन, सामाजिक संगठनों का जो विरोध है वो भी देखने को मिला है। विपक्ष की तरफ से हरीश रावत मौन व्रत पे रहे हैं बिजली की समस्या को लेके, और कहीं ना कहीं इस राज्य सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि अगले 2 दिनों के अंदर इसका बैकअप तैयार नहीं किया जाएगा तो स्थिति और भी दिक्कत जन हो जाएगी। खासतौर से कर्मचारियों के साथ जो मीटिंग हुई है, वैकल्पिक व्यवस्था को लेके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देशित किया है कि 24 घंटे के अंदर पूरी प्लान तैयार करें और कैसे इसकी व्यवस्था की जाएगी इसको बताएं। और अभी थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलेंगे। उसमें मीडिया को वो कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी देंगे कि उनके पास क्या कुछ प्लान है। लेकिन जिस तरीके की जानकारी निकल के सामने आ रही है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े तेवर में निर्देश दिए हैं, साफ तौर पे नाराजगी भी जताई है और अस्थायी व्यवस्था को लेके कहीं ना कहीं उनसे कहा है कि 24 घंटे के अंदर जो सॉल्यूशन है उसे कहीं ना कहीं किया जाए, और जो बिजली का संकट है उसका जो बैकअप प्लान होता है उसको तैयार रखा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो ना हो। अभी थोड़ी देर बाद पूरी जो ब्रीफिंग है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी, क्योंकि राज्य के अंदर विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने का काम किया है। हरीश रावत मौन व्रत पे रहे हैं तो ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में बिजली की स्थिति बहरहाल ठीक है, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो या अन्य जो बड़े छोटे शहर हैं, वहाँ स्थिति बहरहाल इतनी दिक्कत जन वाली नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो 8 से 10 घंटे की बिजली की कटौती जो है वो हुई है। वर्तमान में राज्य सरकार इस बात को लेकर गंभीर है, लेकिन बैकअप प्लान क्या होगा, किस प्रकार से इसे पूरा किया जाएगा,
इससे सरकार बिल्कुल क्या काम ज्ञानेंद्र, कर और रही है, देखिए इस अधिकारियों बीच से बहुत क्या जरूरी हो फीडबैक लिया जाता है है। बिजली जैसी सुविधा होना, जहां देश को, राज्य को जो है पूर्णतः ये कहा जा रहा है कि डिजिटल बनाया जाएगा, सारी सुविधा दी जाएगी। वहीं बिजली जो कि आज के समय में सबसे जरूरी हो गया है, उसकी ही असुविधा रहेगी तो वो काफी ज्यादा लोगों को संकट में डाल सकते हैं। इसी के साथ अगर देखिए जिस प्रकार से बिजली की समस्या है, वहां पर पर्यटन भी अब बढ़ने वाले हैं। जैसे ही केदारनाथ खुलेंगे, सारे धाम खुलेंगे, उसके बाद से यहाँ पर पर्यटन भी आने शुरू हो जाएंगे पर्यटक। उसको लेकर के क्या कुछ बिजली की अव्यवस्था देखने को मिल रही है और उस पर किस तरह से विचार किया जा रहा है? देखिए, सरकार इसी बात को लेके गंभीर है। सरकार ये समझती है कि राज्य में पर्यटकों का आना लगातार बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड की तरफ, पहाड़ी राज्यों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और बिजली की संकट कहीं ना कहीं होटल व्यवसायियों के लिए परेशानी का सबक है। दूसरी तरफ देखें, चार धाम के लिए लोग आएंगे, वहां भी व्यवस्थाओं पे इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि बैकअप जो प्लान है पहले ही तैयार करने की कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है। पिछले 4-5 दिनों से जो दिक्कतें रही हैं, धीरे धीरे कहीं ना बिल्कुल, और कहीं देखने वाली देखा बात गया। होगी कब तक ये बिजली की अव्यवस्था सुधरेगी। आपका बहुत शुक्रिया ज्ञानी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष का उत्तराखंड दौरा। कल 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे बीएल संतोष। मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। चुनाव प्रबंधन समिति के साथ भी बैठक करेंगे बीएल संतोष। वहीं पार्टी संगठन की भावी कार्य योजनाओं को लेकर के मार्गदर्शन भी करते नजर आएंगे। 2022 की जीत के बाद अब 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। बीएल संतोष 23 और 24 अप्रैल को देहरादून में रहेंगे और इस दौरान वे सरकार के मंत्रियों के अलावा कोर ग्रुप संगठन के पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंध समिति के साथ बैठक करेंगे। सांगठनिक दृष्टि से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का यह दौरा काफी मायनों में खास है। देवेंद्र भसीन, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। तो यहाँ पर देखिए, चुनावी प्रबंध के बाद और प्रचंड जीत जब उत्तराखंड में मिली है बीजेपी को, उसके बाद से यहाँ पर अब बीएल चौधरी का पहली बार ये दौरा है। और साथ ही साथ ये दौरा न केवल सिर्फ इसलिए अहम है क्योंकि ये जीत मिलने के बाद का दौरा है, बल्कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद देखा जाए तो सभी से के साथ वो विचार विमर्श करते नजर आएंगे। बैठक को आगे किस प्रकार से, इस बैठक में चर्चा होगी कि आगे किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से राज्य को और सशक्त करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय श्री बीएल संतोष जी उत्तराखंड की यात्रा पर आ रहे हैं और वे देहरादून में विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे और अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार विजय के पश्चात माननीय संतोष जी का ये पहला उत्तराखंड दौरा है और इस दौरे में वे बैठकों में चुनाव को लेकर के समीक्षा भी करेंगे और आगे आने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देंगे और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। निकट भविष्य में उत्तराखंड के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और उसके पश्चात सन 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय संतोष जी का ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके इस दौरे को लेकर बहुत उत्साही हैं। वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिजली कटौती को लेकर के कांग्रेस का धरना। मौन व्रत पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बढ़ते बिजली के दाम को और कटौती को लेकर के मौन व्रत उनके द्वारा ये धारण किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष भी अब सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, नाराजगी जताई गई है बैकअप प्लान को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने हमले को लेकर के तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। बढ़ते बिजली के दाम और कटौती को लेकर के ये मौन व्रत है। धरना प्रदर्शन कांग्रेस का चालू है, जहां कांग्रेस धरना देती नजर आ रही है और साफ तौर पर इस मांग को आगे लेकर के बढ़ती नजर आ रही है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो हैं उनके द्वारा मौन व्रत रखा गया है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि बिजली कटौती की जो समस्या है वो चलती आ रही है उत्तराखंड में, जिसको लेकर के अब उत्तराखंड सरकार तो यहाँ एक्टिव नजर आ ही रहे, बल्कि अब विपक्ष भी सुपर एक्टिव मोड में नजर आए। उनको एक और मुद्दा मिला है यहाँ पर पक्ष को सरकार को घेरने का, और वहीं विपक्ष इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर देखिए मौन व्रत धारण कर लिया है और सरकार पे दबाव बनाना अभी से शुरू कर दिया है। घंटे का तप ही समझ लीजिए इस चटक धूप में बैठ करके किया है। मैं विशुद्ध रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बाकी राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकती है। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके चलते वो अभी से चुनाव मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने जिले के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। साथ ही उन्होंने विधायक कैलाश गहतोड़ी का सीट छोड़ने के लिए आभार भी जताया। उपचुनाव से पहले सीएम धामी चंपावत के मंच में स्थित बाबा गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। साथ ही 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी तय की। सीएम धामी के मंच पहुंचने पर कैलाश गहतोड़ी और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, जिलाधिकारी विनीत तोमर, एसपी देवेंद्र पेंचा, बीजेपी जिला अध्यक्ष दीप पाठक समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इधर उत्तराखंड में धार्मिक आयोजनों को लेकर के राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बिना इजाजत धार्मिक जुलूस, शोभा यात्रा निकालने पर आयोजकों पर मुकदमा दर्ज होगा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को ये निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि देश के कई हिस्सों में बीते सप्ताह धार्मिक समारोह के चलते टकराव के हालत देखने को मिले। उत्तराखंड में रुड़की के भगवानपुर में भी शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। सरकार के पास लगातार समुदायों के बीच तनाव की खबरें भी आ रही हैं। इसी के चलते धार्मिक आयोजन टकराव का कारण ना बने, इसलिए गृह विभाग ने पुलिस को ऐसे समारोह पर सख्ती से नजर रखने को कहा है। प्रदेश में पहले ही तयशुदा धार्मिक परिसरों से बाहर धार्मिक जुलूस समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान है। इसमें आयोजन का स्थान, मार्ग, भाग लेने वालों की संख्या का विवरण भी तय रहता है। गृह विभाग ने मंगलवार को सभी जिलों को नए सिरे से 9 बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड रोडवेज बसों का किराया 30% तक बढ़ सकता है। रोडवेज प्रबंधन ने 35 से 40 पैसे प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेज दिया है। रोडवेज ने इसके लिए डीजल और वाहनों के पार्ट्स महंगे होने की बात कही है और इसी का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि वर्तमान में मैदानी मार्गों में रोडवेज बसों का ₹1.26 प्रति किलोमीटर किराया तय है, जबकि पहाड़ी मार्गों में ₹1.72 प्रति किलोमीटर यात्री किराया लिया जा रहा है। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। नाराज कर्मचारियों ने सचिवालय का किया घेराव। बिना नोटिस दिए विभाग से बाहर करने का लगाया आरोप। कहा कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्स पर रखे थे कर्मचारी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा यह धरना प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी है। अपने आंदोलन को उन्होंने जारी रखा और साथ ही साथ
ये भी उनके द्वारा कहा गया कि कोरोना काल में जब जरूरत थी तब उन्हें रखा गया और अब उन्हें बिना बताए बिना नोटिस जारी किए हटाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये आरोप उनके द्वारा लगाया गया। बिना नोटिस विभाग से बाहर निकाल दिया गया है उन्हें। इसी को लेकर के उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कड़कती धूप में भी ये आंदोलनकारी अपने आंदोलन को लेकर के यहाँ पर सुचारू रूप से बैठते नजर आ रहे हैं और आज 26वां दिन हो गया है जहाँ नाराज कर्मचारियों ने सचिवालय का घेराव करते हुए अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है। बिना नोटिस दिए विभाग से बाहर करने का आरोप लगाया गया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्स पर रखे थे कर्मचारी जिन्हें अब बिना नोटिस दिए ही हटा दिया गया है, जहां अपने हक की मांग करते ये नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दून अस्पताल में 612 कर्मचारियों को हटाने जाने के बाद अब प्रबंधन ने उन कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है जो अभी वहां पर काम कर रहे हैं। एमएस की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिससे कर्मचारी खासा नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण ठहराते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। एमएस डॉक्टर केसी पंत की ओर से प्रभारी अधिकारी, फार्मेसी सहायक, नर्सिंग अधीक्षक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन को आदेश भेज करके कहा गया कि उपनल पीआरडी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने के कारण कर्मचारियों की कमी हो गई है। इसके चलते आगामी दिनों तक आपकी छुट्टियां रद्द की जाती है। इधर हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में नैनीताल के डीएम धीराज गब्रियाल ने एक बैठक ली जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम पालिका और नगर पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कूड़े को किस तरीके से डंप किया जाए इस पर चर्चा की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि लाल कुआं और रामनगर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के अच्छा काम हो रहा है। साथ ही ये भी जानकारी दी कि कालाढूंगी और भीमताल में नगर पंचायत को कूड़ा फेंकने के लिए जमीन की स्वीकृति जिला प्रशासन ने दे दी है। साथ ही अधिकारियों को कूड़े को सही तरीके से उठाने और फेंके जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वो एक तो हमारे जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ एक मीटिंग थी। तो इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो वेस्ट इनका जनरेट हो रहा है उसको हम सही ढंग से कैसे करें। जैसे अगर आप रामनगर में जाएंगे तो वेस्ट कलेक्शन का बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है और सेम चीज़ लाल कुआं में भी डेवलप हो रही है, तो वहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। तो जो एमआरएफ सेंटर्स जो इनके बनने हैं तो उसके लिए कुछ लोकल बॉडीज़ में दिक्कतें थी कि वो ज़मीनें नहीं थी। तो अभी कालाडूंगी को हम लोगों ने ज़मीन अलॉट कर दी है और भीमताल को हमने आपके विकास भवन में ज़मीन अलॉट कर दी है। वैसे भवाली के पास अपनी ज़मीन है तो वहाँ पे कंपोस्टिंग के अलावा जो एमआरएफ सेंटर्स हैं, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उनके कलेक्शन के लिए, सॉर्टिंग के लिए, उनके लिए तो वो अब युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से डोर टू डोर कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन का जो काम है वो सही ढंग से हो। और अब खबर चमोली जिले की है, जहां शिक्षा विभाग की पहल पर जिले में नए शैक्षिक सत्र में इस बार 6,441 छात्रों ने एडमिशन लिया है। यह जानकारी देते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने बताया कि जिले भर में इस बार रिकॉर्ड छात्रों ने प्रवेश लिया है। बता दें कि प्रवेश उत्सव के दौरान नवीन छात्र छात्राओं का शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य लता छिंकवान ने बताया कि इस बार बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल से भी छात्राओं ने प्रवेश लिया है। विद्यालय में हर वर्ष छात्राओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो कि सकारात्मक पहल है। कल के दिन हमने करीब 6,441 बच्चों का नामांकन किया है और जो कि बच्चे हमारे विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में नामांकित हुए हैं। और इसके लिए सभी ब्लॉक में, सभी स्कूलों में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां अभिभावक आए, जनप्रतिनिधि आए, हमारे विभागीय अधिकारी, किसी न किसी ब्लॉक में कोई न कोई विभागीय अधिकारी था।
वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बोल्डर आने के चलते बंद हो गया है। बता दें कि एनएच की तरफ से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके चलते हाईवे बंद हो गया है। दिनेशपुर के बसंतीपुर गांव में इन दिनों काली पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। काली पूजा के मौके पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बंगाली समाज के सांस्कृतिक और वेशभूषा खूब देखने को मिले। इसके अलावा 3 दिवसीय कार्यक्रम में भक्ति संगीत पर झांकियां और डांस का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि मां काली आसुरी शक्तियों को नाश किया, जिसकी पूजा बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया हूं और बहुत सुंदर सुंदर झांकियां लेकर आया हूं, जिसमें भगवान गणेश जो हमारे हिंदू धर्म का मेन महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम गणेश भगवान की प्रसिद्धि से लेकर हनुमान जी, भगवान शंकर, माता पार्वती, माँ सुंदर महाकाली का रुद्र रूप, एक नहीं 5 कालियों का महासुंदर रूप लेकर आया हूँ। भगवान कृष्ण की फूलों की होली का आप अवलोकन देखेंगे, गंगा मैया का वितरण देखेंगे, सुदामा का 56 भोग देखेंगे और भी बहुत सुंदर झांकी लेकर आया हूँ। मेरा काम खाली झांकी दिखाना नहीं है, मेरा काम खाली सिर्फ हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है। और इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।